Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Ahmed. Today our topic about regulatory enzyme and the factor affecting on the enzyme activity. अच्छा रेगुलेटरी एंजाइम में हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि एंजाइम को हम किस तरह रेगुलेट कर सकते हैं। अब एंजाइम का तो हमें पता है कि एंजाइम जो होते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, ये किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं और बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हमें चाहिए होते हैं और एट द एंड ऑफ द रिएक्शन ये क्या रहते हैं, अनचेंज रहते हैं। सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं लेकिन खुद इनके अंदर कोई चेंजिंग्स नहीं आती। और जब एक रिवर्सिबल रिएक्शन में जब तक वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम की स्टेज तक नहीं पहुंच जाता तब तक उसे स्पीड अप करवाता रहता है। इक्विलिब्रियम की कौन सी स्टेज है? वो स्टेज जब उसका फॉरवर्ड रेट और रिवर्स रेट क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। लेकिन देखें, एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, रिएक्शन को स्पीड अप करवा रहे हैं। तो एंजाइम की एक्टिविटी को कभी-कभार क्या करना पड़ता है, एनहांस करना पड़ता है और कभी-कभार उसकी एक्टिविटी को स्लो डाउन करना पड़ता है। क्यों? अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द सेल। सेल को अगर मिसाल के तौर पर अगर सेल को एनर्जी की नीड है, तो क्या होगी, ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस होगी, ठीक है? अब ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में क्या होगा कि ग्लूकोज़ जो है उसकी ब्रेकडाउन होगी। ग्लूकोज़ पायरूवेट में जाएगा, फिर उसके बाद क्रेब्स साइकिल चलेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू एटीपी की फॉर्मेशन होगी। अब वो एटीपी जब सेल्स को नीड के मुताबिक मिल गई, जितने सेल को एटीपी की एनर्जी चाहिए थी उतनी मिल गई। अब सेल को फर्दर एनर्जी की नीड नहीं, तो क्या अब भी वो एंजाइम एक्टिवेट रहेंगे और ग्लाइकोलिसिस करवाते रहेंगे? नहीं। अब वो एंजाइम जो ग्लाइकोलिसिस करवा रहे थे, उनकी एक्टिविटी को क्या कर दिया जाएगा, इनहिबिट कर दिया जाएगा। और कौन से एंजाइम्स को अब एक्टिवेट किया जाएगा? वो एंजाइम जो अब ग्लूकोज़ को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसी वजह से एंजाइम को हम रेगुलेट करते हैं। खैर, मोस्टली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उन जितने भी साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, उनको एंजाइम ही कैटलाइज़ करवा रहा है, ठीक है? और इनको अगर लिविंग सिस्टम के अंदर इन एंजाइम को क्या करवाना है, क्या करवाया जाता है, इनको रेगुलेट करवाया जाता है ताकि प्रॉपर फंक्शनिंग की जाए। और रेगुलेट किस तरह करवाया जाता है? उनकी एक्टिविटी को एनहांस करके, मीन बढ़ाकर, इंक्रीज़ करके या डिक्रीज़ करके। और वो किस तरह पता लगेगा कि अब एनहांस करना है या डिक्रीज़ करना है? तो सर्टेन सिग्नल्स मिलेंगे। उन सर्टेन सिग्नल्स की बुनियाद पर हम क्या करेंगे, पहचानेंगे कि अब एंजाइम के एक्शन को हमने स्पीड अप करना है, यानी कि एनहांस करना है, इंक्रीज़ करना है या हमने डिक्रीज़ करना है, ठीक है? तो इन सिग्नल्स को हम रेगुलेटर्स बोलते हैं या मॉड्यूलेटर्स बोलते हैं, ठीक है? अब वो सिग्नल्स कौन से होते हैं, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में रीड करते हैं। देखिए, एंजाइम जो है उसकी एक्टिविटी को हमने क्या कहा है, कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले ना हम एंजाइम का एक्शन रीड करते हैं कि इनका वर्किंग एक्शन किस तरह होता है। हमें पता है कि एंजाइम क्या करते हैं, सबस्ट्रेट के साथ मिलते हैं, सबस्ट्रेट के अंदर कन्फॉर्मेशनल चेंजेस लेके आते हैं, ठीक है? और क्या बनता है हमारे पास, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है? फिर जैसे सबस्ट्रेट के अंदर कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आती है, सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में, तो हमारे पास एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है। यहाँ से प्रोडक्ट सेपरेट हो जाती है और एंजाइम सेपरेट हो जाता है। फिर इस एंजाइम को दोबारा हम नेक्स्ट रिएक्शन के लिए क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब एंजाइम को रेगुलेट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। पहला हमारे पास जो मेथड है कि एलोस्टेरिक एंजाइम की रेगुलेशन। ये क्या होता है कि एंजाइम में हमें पता है कि ये अगर हमारे पास एंजाइम है, तो सबस्ट्रेट आकर कहाँ पर अटैच होता है? एक्टिव साइट पर आकर अटैच होता है। इस साइट को हम एक्टिव साइट बोलते हैं, ठीक है? लेकिन एलोस्टेरिक एंजाइम का होता है कि ऐसे एंजाइम जहाँ पर इस एक्टिव साइट के अलावा भी कोई और साइट प्रेज़ेंट होती है, ठीक है? वहाँ पर सबस्ट्रेट भी आकर अटैच हो सकता है और सबस्ट्रेट के अलावा भी कोई मॉलिक्यूल्स आकर अटैच हो सकता है। और वो क्यों अटैच होगा? क्योंकि वो अटैच होने से उससे एंजाइम की एक्टिविटी या तो इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको एक्सप्लेन से रीड करेंगे। तो ये था हमारे पास एलोस्टेरिक। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटियोलिटिक एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स। इसमें क्या होगा कि कुछ एंजाइम जो होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर सेक्रेट होते हैं, उनको हमने एक्टिव फॉर्म के अंदर करना है और वो किस तरह करेंगे वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में रीड करेंगे। थर्ड है हमारे पास रिवर्सिबल कोवलेंट मॉडिफिकेशन। हम एंजाइम के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस ले आते हैं, कुछ ग्रुप्स की एडिशन कर देते हैं जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और अगर हमने एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करना है तो उन ग्रुप्स को हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। और लास्ट हमारे पास आ जाता है आइसो एंजाइम के थ्रू हम रेगुलेट करते हैं। तो देखते हैं हम वन बाय वन हम सबको रीड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एलोस्टेरिक एंजाइम। सबसे पहले हमने एलोस्टेरिक एंजाइम को समझना कि एलोस्टेरिक एंजाइम कौन से होते हैं। वो एंजाइम्स जहां पर ये देखते हैं, वो एंजाइम जहाँ एक्टिव साइट के अलावा कोई और साइट भी प्रेजेंट होती है, ऐसे एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक एंजाइम बोलते हैं, ठीक हो गया? ये एक्टिव साइट और ये उसकी जो साइट है इसको हम क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं, ठीक है? तो वो एंजाइम जहाँ एक्टिव साइट के अलावा कोई और भी साइट प्रेजेंट हो उसको हम क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक एंजाइम्स हम बोलते हैं, ठीक है? अब ये एलोस्टेरिक एंजाइम क्या होते हैं, यहाँ पर आकर स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स आकर अटैच होते हैं। वो सबस्ट्रेट भी हो सकता है, वो कोई और मॉलिक्यूल्स भी आकर अटैच हो सकता है जो एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा। वो मॉलिक्यूल जो कि एलोस्टेरिक साइट पर आकर अटैच होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको या तो हम एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स बोलते हैं या उसको हम एलोस्टेरिक इफेक्टर्स बोलते हैं। एक्टिव साइट के अलावा अगर कोई और साइट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइट। अब एलोस्टेरिक साइट पे जो आके रेगुलेटर्स अटैच होंगे, जो मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, या तो एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स बोलते हैं या उसे हम क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक इफेक्टर्स बोलते हैं। वो क्या करते हैं, वो इस एंजाइम के अंदर कन्फॉर्मेशनल चेंजेस लेके आते हैं। उन चेंजेस की वजह से क्या होता है, हम एंजाइम की एक्टिविटी को या तो एनहांस कर सकते हैं या उसे डिक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखना है कि ये वाले जो आकर इसके साथ अटैच होंगे रेगुलेटर्स या मॉड्यूलेटर्स या जिसे हम इफेक्टर्स बोलते हैं, वो क्या करेंगे, उसको हम बाइंड होंगे और उसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है? अगर तो वो अटैच होने वाला इफेक्टर्स या मॉड्यूलेटर्स एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इफेक्टर्स, ठीक है? या उसको हम एक्टिवेटर्स भी बोलते हैं। लेकिन अगर वो क्या कर रहा है कि एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं नेगेटिव इफेक्टर्स या इनहिबिटर्स। तो इसका मतलब है कि एरोस्टेरिक एंजाइम में यहाँ पर आने वाले जो इफेक्टर्स है उसकी आगे दो टाइप्स हैं, या वो नेगेटिव हो सकते हैं या वो पॉजिटिव इफेक्टर्स हो सकते हैं। तो नेगेटिव इफेक्टर्स होंगे उन्हें हम इनहिबिटर्स बोलेंगे। आगे इनहिबिटर्स की भी कई टाइप्स होती है, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में हम रीड करेंगे। और पॉजिटिव इफेक्टर्स क्या होते हैं, ये एक्टिवेटर्स होते हैं। समझ आ गई कि नहीं? अब कुछ केसेस में क्या होता है कि एक तो सबस्ट्रेट आकर यहाँ पर अटैच होगा। कुछ केसेस में क्या होता है कि जो इफेक्टर्स होता है वो ही क्या होता है आपके पास, वो सबस्ट्रेट होता है। अगर
एलोस्टेरिक साइट पे अटैच होने वाला जो इफेक्टर्स है वो सबस्ट्रेट ही है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके इफेक्टर्स और सबस्ट्रेट क्या है, एक जैसे हो गए ना। तो इनको हम बोलते हैं ऐसे एंजाइम जिनके अंदर सबस्ट्रेट खुद ही मॉड्यूलेटर के तौर पर एक्ट कर रहा हो, उसे हम बोलते हैं होमोट्रोपिक एलोस्टेरिक एंजाइम्स। और जिन एंजाइम के अंदर सबस्ट्रेट जाकर एक्टिव साइट से अटैच हो और कोई और दूसरा मॉलिक्यूल आकर एलोस्टेरिक साइट पर अटैच हो, तो ऐसे एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रोपिक एलोस्टेरिक एंजाइम्स। तो आई थिंक इसके बारे में समझ आ गया होगा। यहाँ पर हम रीड करेंगे या टाइप ऑफ द एंजाइम रेगुलेशन बाय द रिवर्सिबल नॉन कोवलेंट बाइंडिंग ऑफ द रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स टू द एंजाइम। कि एलोस्टेरिक एंजाइम में क्या होता है कि एक रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स आकर एंजाइम के साथ बाइंड करता है, लेकिन वो बाइंडिंग किस तरह की होती है, रिवर्सिबल नॉन कोवलेंट होती है। रिवर्सिबल मीन कि वो सेपरेट भी हो सकता है, नॉन कोवलेंट मीन कि वो स्ट्रॉन्गली जॉइंट नहीं होगा उसके साथ। ठीक है। तो वो जो मॉलिक्यूल जाकर रेगुलेटरी मॉलिक्यूल जो कि एंजाइम की एक्टिव साइट के अलावा दूसरी साइट पर अटैच होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, या तो उसे हम मॉड्यूलेटर्स बोलते हैं या उसे हम क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक इफेक्टर्स बोलते हैं। वो क्या करता है, वो उसके अंदर कन्फॉर्मेशनल चेंजेस लेके आता है। अच्छा याद रखें, एक तो हमने कहा ना, ये वाली साइड क्या कहलाती है, एक्टिव साइड, और ये वाली क्या कहलाती है, इसे हम क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइड। अच्छा इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर आकर सबस्ट्रेट अटैच होगा ना, तो इसको हम सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइड भी बोलते हैं। और यहाँ पर आकर क्या होगा, इफेक्टर आकर अटैच होगा ना, या मॉड्यूलेटर आकर अटैच होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इफेक्टर बाइंडिंग साइड या मॉड्यूलेटर बाइंडिंग साइड, या इसको हम एलोस्टेरिक साइड भी बोल सकते हैं। तो डिफरेंट नेम्स हैं इसके। ठीक है। तो ये कन्फर्मेशनल जो चेंजेस लेके आएंगे उसकी वजह से या तो एंजाइम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे तो ऐसे मॉड्यूलेटर्स को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव मॉड्यूलेटर या पॉजिटिव इफेक्टर्स बोलते हैं। या अगर वो एंजाइम की एक्टिविटी को लेस एक्टिव कर देंगे तो उसे हम नेगेटिव इफेक्टर बोलेंगे या इनहिबिटर्स बोलेंगे। सेकंड हमारे पास अडेप्टेशन है आइसो एंजाइम्स। आइसो एंजाइम के थ्रू भी एंजाइम की एक्टिविटी को क्या किया जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है। अब आइसो एंजाइम क्या होता है, एंजाइम हमारे पास एक ही होता है। ठीक है। और उस एंजाइम की मल्टीपल फॉर्म्स होती हैं। ठीक है। एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम के मल्टीपल फॉर्म्स होती हैं, लेकिन रिएक्टेंट उनका सेम ही होता है। चाहे एंजाइम एक ही है, रिएक्टेंट उनका सेम होता है। सेम रिएक्टेंट पर रिएक्टेंट को क्या कर सकते हैं, वो कैटलाइज़ करवा सकते हैं। तो ऐसा फिनोमेना जिसके अंदर एक एंजाइम की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं और वो क्या कर सकते हैं, डिफरेंट रिएक्टेंट भी हो सकते हैं या सेम रिएक्टेंट को जाके क्या करवा सकते हैं, उसको कैटलाइज़ करवा सकते हैं, यानी कि उनके रिएक्शन को स्पीड अप करवा सकते हैं। अब एक एंजाइम की डिफरेंट फॉर्म क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए हमारे पास एक एंजाइम है जिसका नाम है एलडीएच, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। अब इसकी डिफरेंट फॉर्म पाई जाती है, एलडीएन1, एलडी2, एलडी3, एलडी4, एलडी5 एंड सो ऑन। अब ये क्या होता है, डिफरेंट के होते हैं सारे के सारे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, लेकिन कुछ डिफरेंट टिश्यूज और सेल के अंदर प्रेजेंट होने की वजह से और कुछ अमाइनो एसिड की सीक्वेंस चेंज होने की वजह से और कुछ काइनेटिक्स चेंज होने की वजह से ये क्या हो सकते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो ये हमारे पास है कि आइसो एंजाइम डिफरेंट क्यों होते हैं, तो इसकी ये लिखी हुई है। लेकिन ये याद रखना है कि जो आइसो एंजाइम्स हैं, है तो एक ही एंजाइम से उसकी मल्टीपल फॉर्म्स बन रही ना, लेकिन सबको डिफरेंट जीन क्या करेगा, कोड करेगा। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। आगे हमारे पास अगली आ जाती है रेगुलेशन प्रोटियोलिटिक क्लीवेज। अब इसमें क्या होता है कि कुछ एंजाइम जो होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर सेक्रेट होते हैं, उनको हम बोलते हैं ज़ाइमोजेंस। ठीक है। या उसे हम क्या बोलते हैं, इनएक्टिव प्रीकर्सर्स भी बोलते हैं। ठीक है। अब वो क्यों इनएक्टिव होते हैं, उसकी वजह ये होती है कि एंजाइम के ऊपर ना कुछ ये एंजाइम है हमारे पास, तो एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर कुछ पॉलीपेप्टाइड चेन्स ने उसे मास्क किया होता है, कवर किया होता है। तो उनकी एक्टिव साइट क्योंकि कवर हो जाती है, इस वजह से अब सबस्ट्रेट ने आगे कहाँ पर अटैच होना है, एक्टिव साइट पे अटैच होना है ना। तो जब उसे एक्टिव साइट ही नहीं मिलेगी सबस्ट्रेट को, तो इसका मतलब है कि एंजाइम क्या है, इनएक्टिव है। तो इनएक्टिव एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, ज़ाइमोजेंस बोलते हैं या इनएक्टिव प्रीकर्सर्स बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, प्रोटियोलिटिक एक्टिवेशन में जो वो जो पॉलीपेप्टाइड के चेंजेस ने एक्टिव साइट को मास्क किया हुआ था, उसको हम क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोटियोलिटिक एक्टिवेशन बोलते हैं। अब उसमें से एक एंजाइम जो एक दफ़ा एक्टिवेट हो गया वो फिर एक्टिवेट ही रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स है डाइजेस्टिव एंजाइम्स के अंदर। देखिए हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमारे स्टमक के अंदर जो प्रेजेंट होता है एंजाइम पेप्सिनोजेंस, ये इनएक्टिव फॉर्म जो इसकी फॉर्म होगी उसको हम ज़ाइमोजेंस बोलते हैं। आगे फिर उनकी डिफरेंट फॉर्म्स लिखी हुई एग्जांपल दी गई है। तो पेप्सिनोजेंस होती है, इसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, पेप्सिन में। अब इसको कौन कन्वर्ट करेगा, ये HCl की हेल्प के थ्रू इसे क्या किया जाएगा कि इसके ऊपर जो पॉलीपेप्टाइड चेन की कवर है उसको क्या किया जाएगा, सेपरेट कर दिया जाएगा। इसी तरह ट्रिप्सिनोजेंस हैं, प्रोटियोलेज है। ठीक है। ये डिफरेंट एंजाइम्स हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्टिव फॉर्म के अंदर उनके कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास जो आ रही है रेगुलेशन की, वो है रिवर्सिबल कोवलेंट मॉडिफिकेशन। अब इसमें क्या करते हैं, हम एंजाइम के अंदर कुछ ग्रुप्स की एडिशंस कर देते हैं और उन एडिशन की वजह से क्या होता है कि एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है, इनहांस हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। तो वो जो ग्रुप होंगे वो कोई नॉन प्रोटीन ग्रुप्स होंगे जो कि उसके साथ कोवलेंटली जॉइंट करेंगे। ठीक है। अब हमारे पास ना उसकी डिफरेंट एग्जांपल आ जाती है, कौन कौन सी, फॉर एग्जांपल हमारे पास वो फास्फोराइल कोई फास्फेट ग्रुप हो सकता है, वो आकर अटैच हो सकता है। या क्या हो सकता है, हमारे पास कुछ मिथाइल जो होते हैं वो जाकर अटैच हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो लिखी है फॉस्फेट ग्रुप को, और फॉस्फेट ग्रुप की एडिशन को हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। ठीक है। तो इससे क्या हो सकता है, अब ये देखिए हमारे पास एक एंजाइम है जिसका यहाँ पर, एंजाइम में एक चीज़ याद रखनी है कि फॉस्फोराइलेशन करने के लिए उसमें दो तरह की प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, एक होता है काइनेज और दूसरा होता है फॉस्फोटेज। काइनेज क्या करेगा, फॉस्फेट ग्रुप को एंजाइम के साथ क्या करेगा, अटैच करवाएगा। ठीक है। जब उसकी एक्टिविटी को इन्हांस करना होगा, इंक्रीज करना होगा। लेकिन अगर
सेल के अकॉर्डिंग सेल की नीड जितनी चाहिए थी या जो टारगेट हमारा फंक्शंस था वो हमारा पूरा हो चुका है। अब उसको काम से हटाना है, तो हमने क्या करना है फॉस्फेट ग्रुप को उसको क्या करना है वहाँ से सेपरेट करना है। तो वहाँ पे सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉस्फेटेज़ प्रोटीन जो है वो वहाँ पर एक्टिव हो जाएगी। वो क्या करेगी, वो फॉस्फेट ग्रुप जो अब एंजाइम के साथ अटैच हुआ था उसको क्या कर देगी, हटा देगी। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो रेगुलेशन है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। इसमें होता क्या है कि एंजाइम के साथ आकर ग्रुप अटैच होते हैं, वो एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट्स करते हैं, ठीक है। और उसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास अगर फॉस्फेट आकर अटैच होता है तो उसमें फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। अगर मीथेन आकर अटैच होती है तो उसे हम मिथाइलेशन बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह एडेनिन भी आकर अटैच होती है। तो ये डिफरेंट आगे उनके टाइप्स हैं। आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम पे डिपेंड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन है। याद रखें कोई भी फैक्टर अगर आपने रीड करना है तो उस फैक्टर को आप वेरी कर सकते हैं, मीन उसको चेंज कर सकते हैं। बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं उनको आपने कांस्टेंट रखना है। मीन हम यहाँ पर अब एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन को रीड करने लगे ना, तो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को हम कांस्टेंट रखेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, पीएच उसका कांस्टेंट रखेंगे। तो देखें एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन में याद रखें अब हमने सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। तो अगर एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, ठीक है, तो रिएक्शन भी स्पीड अप करेगा, ये रिएक्शन स्पीड कर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ग्राफ है, या इधर हमने एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन लिया है, यहाँ पर हमने रिएक्शन का रेट लिया है, ठीक है। तो लेकिन याद रखें अब एंजाइम आप बहुत ज़्यादा लेते जा रहे हैं, लाइक ये भी एंजाइम है, 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 और हमारे पास हमने 6 एंजाइम ले लिए और हमारे पास जो सबस्ट्रेट है वो जस्ट 3 है। तो अब 3 सबस्ट्रेट तो जाकर इसके साथ अटैच हो जाएंगे और वो अपना फंक्शन क्या करते रहेंगे, अपना फंक्शन परफॉर्म करते रहेंगे। एंजाइम उनके रिएक्शन को स्पीड अप करता रहेगा, उनको प्रोडक्ट में चेंज करने में हेल्प देगा। लेकिन अब ये वाले जो एक्सेस एंजाइम है ये तो कुछ काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आगे एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये जो ग्राफ है हमारे पास, ये ग्राफ उस वक्त तक बिल्कुल सेट स्ट्रेट जाएगा जब तक सबस्ट्रेट हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। और एंजाइम हमारे पास, एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन हमने इंक्रीज की हुई है। लेकिन अब अगर हम एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दें और सबस्ट्रेट हमारे पास प्रेजेंट ना हो तो ये ग्राफ इस तरह हो जाएगा, कांस्टेंट शो होने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी ग्राफ में मिस्टेक है, तो ये उसकी मिस्टेक को आप करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पीएच और एंजाइम का एक्शन। याद रखें हर एंजाइम को वर्क करने के लिए एक ऑप्टिमम पीएच चाहिए होती है, ठीक है। पीएच से क्या मुराद है कि उसकी बेसिसिटी कितनी है या उसके अंदर एसिडिटी कितनी है। तो अगर तो ज़्यादा पीएच होगी या लो पीएच होगी तो वो एंजाइम के अंदर जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट है उनकी आयनाइजेशन पे डिपेंड करेंगी। लाइक जो हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है एंजाइम पेप्सिन, वो एसिडिक एनवायर के अंदर ही क्या करता है, एक्ट करता है। और इस तरह जो ट्रिप्सिन है जो कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है, वो किस हालत में काम करता है, वो हमारे बेसिक इन्वायरमेंट के अंदर काम करता है। तो याद रखना है कि हर एंजाइम को काम करने के लिए ऑप्टिमम पीएच चाहिए होती है। यहाँ पर जो ग्राफ बताया गया है ये वाला, ये पीक वैल्यू बताई गई है। तो यहाँ पर एंजाइम की एक्टिविटी क्या है, मैक्सिमम है, तो उसको वो ऑप्टिमम पीएच बोल रहा है। लेकिन आगे देखें जैसे-जैसे पीएच को बढ़ाया जा रहा है, तो एंजाइम के अंदर जो अमाइनो एसिड है उनकी आयनाइजेशन हो रही है, प्रोटोनेशन और डीप्रोटीनेशन होती है। तो जिसकी वजह से एंजाइम का एक्शन जो होता है, जो वर्किंग होती है, वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। उसका जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है, वो डिस्ट्रॉय होने लग जाता है। फिर हमारे पास आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर याद रखें कि एक ऑप्टिमम, जितने भी फैक्टर्स, इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि हर फैक्टर जब तक वो ऑप्टिमम कंडीशन के अंदर होगा, एंजाइम जो है वो अपनी बेस्ट वर्किंग करेगा। अगर वो उससे बिलो होगा या वो हाई होगा तो वो क्या करेगा, एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करेगा। तो याद रखें कि एंजाइम जो ह्यूमंस के केस के अंदर अगर हम एंजाइम की बात करें तो वो 37 सेंटीग्रेड पे क्या कर रहे थे, बेस्ट वर्किंग कर रहे थे, और दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। लेकिन जैसे टेम्परेचर को आप क्या करते हैं, हाई करते हैं, तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या होने लग जाती है, स्लो होने लग जाती है। अब वो स्लो क्यों होने लग जाती है, क्योंकि एंजाइम डी नेचर होना स्टार्ट हो जाते हैं। लाइक वो यहाँ पर कहता है कि एंजाइम अपनी एक्टिविटी को लूज कर देते हैं जब वो 50 सेंटीग्रेड से टेम्परेचर को अबव किया जाता है। तो यहाँ पर जो ग्राफ नीचे आ रहा है, ये क्या शो कर रहा है कि अब एंजाइम का रिएक्शन जो है, रेट जो है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। जैसे-जैसे हम टेम्परेचर को क्या करें, इंक्रीज करें। लास्ट हमारे पास फैक्टर जो होता है वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है। जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को पढ़ें तो एंजाइम की कंसंट्रेशन क्या रखनी है हमने, दूसरा कांस्टेंट रखनी है। अब फर्ज कर लेते हैं हमारे पास एंजाइम्स हैं, 3 एंजाइम है, ये है, ये है, ये, और हमारे पास सबस्ट्रेट हैं, सबस्ट्रेट भी हमारे पास 3 है। तो ये तीनों सबस्ट्रेट जाएँगे एंजाइम के पास, एंजाइम क्या करने लग जाएगा, अपना वर्किंग स्टार्ट करने लग जाएगा, एंजाइम इन पर काम करेगा। अब रिएक्शन क्या होने लग गया, हाई होगा, स्पीड इसकी क्या होगी, तेज़ होगी। लेकिन अब मैं सबस्ट्रेट को बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ। एंजाइम मेरे पास 3 थे, ठीक है? और यहाँ पर मैं सबस्ट्रेट की कॉन्सन्ट्रेशन क्या करता जा रहा हूँ, इंक्रीज़ करता जा रहा हूँ। अब अगर एंजाइम नहीं तो एक्टिव साइट नहीं होगी, एक्टिव साइट नहीं तो सबस्ट्रेट जाकर अटैच नहीं होगी। इट्स मीन अब यहाँ पर आकर रेट जो होगा, रिएक्शन का रेट जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। अब रिएक्शन का रेट बढ़ेगा नहीं, बल्कि जहाँ तक मैक्सिमम पहुँच गया वहाँ तक रहेगा, आगे से वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ग्राफ में इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि जब तक हमारे पास एंजाइम प्रेजेंट थे, उनकी एक्टिव साइट प्रेजेंट थी, तो सबस्ट्रेट जाकर वहाँ पर अटैच होता गया। लेकिन जैसे ही हमने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को देखें, यहाँ ये वाली जो एक्स एक्सिस है किसको शो कर रहा है कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। जैसे ही हमने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया है, तो वहाँ पर अब एंजाइम तो प्रेजेंट थे नहीं, अब आगे जाके उसका क्या हो गया, रेट कांस्टेंट हो गया। तो ये सारा का सारा था अबाउट द रेगुलेटरी एंजाइम। अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज़।